हेलो स्टूडेंट, इकाई 3 में हम आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जान सकेंगे तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में विभिन्न वर्गों एवं आवर्तों में पाए जाने वाले तत्वों की विशेषताएं, विद्युत ऋणात्मकता अर्थात तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन हुए थे, अर्थात शुरुआत में क्लासिफिकेशन हुए थे, वो कैसे थे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं पीरियडिक टेबल की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। व्हाट वाज द नीड ऑफ पीरियडिक टेबल। 18वीं शताब्दी में लगभग 1865 के अंतर्गत लगभग 63 एलिमेंट मानव को ज्ञात हुए, अर्थात रसायन विज्ञान का विकास होने के साथ साथ प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या बढ़ती हुई चली गई, जिससे उनके अध्ययन में असुविधा होने लगी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ ग्रुप कर दिया जाए, जिससे उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का यदि अध्ययन किया जाए तो लगभग सभी एलिमेंट का एक साथ अध्ययन हो जाएगा। इस तरह से ज्ञात तत्वों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। समय समय पर वैज्ञानिकों ने ज्ञात तत्वों को सही तरीके से क्रमबद्ध करने के अनेक प्रयास किए। समान तत्वों को एक साथ रखने के कुछ प्रथम प्रयास किए गए, जिसमें धात्विक तथा अधात्विक गुण, अम्लीय तथा क्षारीय गुण, संयोजकता, वैद्युत रासायनिक गुण आदि शामिल हैं। बाद में सिद्ध हुआ कि प्रयोग की परिस्थिति अर्थात कंडीशन परिवर्तित हो जाने पर तत्वों के गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। अतः तत्वों के वर्गीकरण की उपर्युक्त विधियां असफल साबित हुईं। तत्वों के वर्गीकरण के लिए कुछ अन्य प्रयास इस तरह से किए गए, जिसमें से पहला प्राउड की परिकल्पना, प्राउड्स हाइपोथेसिस थी। सन 1815 में विलियम प्राउड ने सुझाव दिया कि सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु के यथार्थ गुणक एग्जैक्ट मल्टीपल होते हैं। लेकिन यह परिकल्पना भी असफल सिद्ध हुई, क्योंकि इससे विभिन्न तत्वों के भिन्नात्मक परमाणु भारों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इसके बाद में डाबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत आया, यानी डाबे-रायनर ट्रायड्स आया। सन 1827 में डाबे-रायनर ने अनेक समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को 3-3 समूहों में रखा, जिन्हें उसने त्रिक नाम दिया, ट्रायड नाम दिया। डाबे-रायनर के अनुसार किसी त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार दूसरे दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग अंकगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन होता है। इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक समूह में रखा, जिसमें यह बताया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और लिथियम का परमाणु भार 7 है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। ये दोनों का मीन निकाला जाए तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है, लगभग बराबर आता है। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23 जो है सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। इसी तरह से दूसरा ग्रुप बनाया इन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127 होता है। तो 127 धन 35.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 81.183, यानी ब्रोमीन का जो परमाणु भार है वो 80 है और इसका जो यानी
क्लोरीन और आयोडीन का जो मीन आया यानी औसत आया है वो लगभग 80 के बराबर है, अर्थात 81.18 आया है, अर्थात ब्रोमीन के प्रमाण भार के लगभग बराबर आया है। इसी तरह से और उन्होंने ग्रुपिंग की, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। कैल्शियम का प्रमाण भार 40, बेरियम का प्रमाण भार 137, दोनों का मीन निकालने के पश्चात 88.5 आया, जो कि स्ट्रांशियम के प्रमाण भार 86.6 के लगभग बराबर है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ तत्वों के सबसे पहली बार यानी उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर यानी प्रमाण भार के आधार पर सबसे पहले कोई जो वैज्ञानिक था जो सिस्टमेटिक ढंग से तत्वों को ग्रुपिंग करने का प्रयास किया, उसमें डायबर रायनर का नाम आता है। इन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए और उसमें ये बताया कि प्रथम और तृतीय तत्वों के प्रमाण भारों का जो औसत होता है वो द्वितीय प्रमाण भार के बराबर होता है, लगभग बराबर या बराबर होता है। लेकिन ये इनका जो प्रमाण भार था यानी इनका जो सिद्धांत उसमें सभी तत्वों के त्रिक नहीं बन पाए, अतः डायबर रायनर का उपर्युक्त परीक्षण भी असफल साबित हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ये तत्वों को उनके प्रमाण भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, अर्थात आवर्तिता होती है। जिस प्रकार से संगीत के साथ स्वरों में समानता पाई जाती है, उसी तरह से यदि तत्वों को उनके प्रमाण भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखा जाता है तो हर 8वां तत्व जो होता है संगीत के स्वरों 7 स्वरों में जिस प्रकार से समानता होती है, यानी कि 7 स्वर के बाद में हम जानते हैं सा रे ग म प ध्या नी, यानी 7 स्वरों के बाद में जो अगला स्वर आता है नी के बाद में वो सा आता है। और उसी तरह से यदि हम तत्वों को भी यदि रखते हुए क्षैतिज पंक्तियों में जाएं तो वो क्या होगा, जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व से गुण में समानता प्रदर्शित करेगा, अर्थात हर 8वां तत्व एवरी एर्थ एलिमेंट जो होगा वो आएगा तो वो अपने 8वें जो पहले एलिमेंट के साथ 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें देखा जाए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन 7 तत्वों को उनके बढ़ते हुए प्रमाण भार के आधार पर क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया। तो फ्लोरीन के बाद में यानी फ्लोरीन 7वां तत्व है, उसके बाद में जो अगला तत्व आया वो सोडियम आया, सोडियम की समानता लिथियम के साथ, उसी तरह से मैग्नीशियम की समानता बेरिलियम के साथ, एल्युमिनियम की समानता बोरान के साथ, अर्थात हर 8वां तत्व जो होता है अपने पहले तत्व के समान गुण में समानता रखता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं, यानी यह नियम कुछ हल्के तत्वों पर ही लागू हो सका, अन्य तत्वों के लिए यह असफल रहा। इसमें उन तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था, यानी कि जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम बनाया उसमें तत्वों को उनके प्रमाण भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन उन तत्वों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया था जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। इस वजह से ये इसकी डिमेरिट्स थी और ये फेल हो गया। लोथर मियर का प्रमाण आयतन वक्र। जर्मन वैज्ञानिक लोथर मियर ने सन 1869 में तत्वों के प्रमाण आयतन तथा उनके प्रमाण भारों के संबंध का अध्ययन किया। उसने तत्वों के प्रमाण आयतन तथा प्रमाण भारों के मध्य एक ग्राफ वक्र खींचा, जो कि संबंधित चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस चित्र में उन्होंने दिखाया कि जो प्रबल धन विद्युतीय तत्व थे, अर्थात क्षारीय धातु जितनी भी थी वो प्रबल धन विद्युतीय होती हैं और इस ग्राफ के वक्र पर और शीर्ष पर हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब इस ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं एकदम शीर्ष पर, अर्थात प्रबल धन विद्युतीय तत्व अर्थात क्षारीय धातुएं एकदम शीर्ष पर थीं। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे हैलोजन के प्रमाण वो आयतन के कह सकते हैं, यानी उनके आयतन जो हैं स्थिर हैं, जितने भी कह सकते हैं प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व उनके आयतन स्थिर हैं। ऋण विद्युतीय तत्वों में जैसे हैलोजन की बात की जाए, हैलोजन के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं।
इसी तरह से ऋण विद्युतीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि वक्र के चढ़ते हुए भाग अर्थात असेंडिंग स्लोप पर दिखाई दे रहे हैं। धन विद्युतीय तत्व जैसे मैग्नीशियम अर्थात क्षारीय मृदा धातुएं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम तथा बेरियम वक्र के उतरते हुए भाग डिसेंडिंग स्लोप पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें भारी संक्रमण तत्व, संक्रमण धातुएं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम तथा लेड वक्र के निचले भाग में दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जो हल्के तत्व हैं उनके ऊपर रखा गया है, जो उससे कम भार के हैं उनको उससे नीचे रखा गया है। अर्थात कुल मिलाकर इस तरह से कह सकते हैं तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। 1869 में लोथर मेयर ने परमाणु आयतन वक्र दिया था, जो कि एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसमें यह बताया गया कि परमाणु आयतन उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन 1869 में ही मेंडलीव का आवर्त नियम भी आया था और उसमें उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण अर्थात जो उनकी प्रॉपर्टीज होती थी उनको परमाणु भारों के आवर्ती फलन बताया था। अर्थात दोनों का जो डिस्कवरी थी, दोनों की जो रिसर्च थी वो एक ही दिशा में काम कर रही थी। बस अंतर इतना था, इन्होंने ग्राफ के रूप में उसे प्रदर्शित किया था लोथर मेयर ने, लेकिन मेंडलीव ने उसे टेबुलेशन कर दिया था अर्थात उसको एक सारणी बनाकर प्रस्तुत की थी। और दूसरी बात ये भी थी कि मेंडलीव ने उसको पब्लिश पहले करा लिया था लोथर मेयर के पहले। इस वजह से मेंडलीव की आवर्त सारणी अस्तित्व में आई और लोथर मेयर का जो परमाणु आयतन वक्र था उसमें यानी कि उन्होंने पब्लिश नहीं करा पाया, इस वजह से उसको मान्यता बाद में मिली या इस तरह से बाद में अस्तित्व में आई लोगों के। लेकिन कुछ डिमेरिट भी थी इसकी, जैसे मान लो स्लोप पर हैं या असेंडिंग स्लोप या डिसेंडिंग स्लोप पर जो भी कुछ तत्व थे, यदि और भविष्य में कुछ तत्व खोजे जाते तो उसमें कहाँ पर रखे जाते और किस स्थान पर रखे जाते, इसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा भी नहीं की थी। और उसमें असेंडिंग स्लोप या डिसेंडिंग स्लोप पर ऊपर या नीचे उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, इस वजह से इसमें थोड़ा ये कम इसको मान्यता मिली। लेकिन मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उन्होंने 1869 में इसको प्रस्तुत किया और बेहतर प्रयास किया और उसके बाद में वो ज़्यादा सफल भी है। उसी से आधुनिक आवर्त नियम की जो था वो उसकी नींव पड़ी। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। रूसी वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने सन 1869 में तत्वों के गुण तथा उनके परमाणु भारों के संबंध में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। मेंडलीव ने देखा कि यह तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो तत्वों के गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन होता है तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रेक्षण को आधार मानकर मेंडलीव ने एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अर्थात तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। दूसरा, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर मिलते जुलते गुणों के तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते रहते हैं। अर्थात एक नियमित अंतराल से भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होने के गुणों को जो आवर्तिता कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक नियमित अंतर से जब गुणों की पुनरावृत्ति होती है तो उसी को पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज अर्थात गुणों की आवर्तिता कहा जाता है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। सन 1869 में मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात लगभग 65 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में तथा ऊर्ध्वाधर खानों में रखा। कहा जाता है कि मेंडलीव ने तत्वों को ताश के पत्तों पर व्यवस्थित किया था, ताश के पत्तों पर रखकर उसको व्यवस्थित किया था और वो निश्चित रूप से ऊर्ध्वाधर कॉलमों में और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने के पश्चात समान गुणों वाले जो तत्व थे एक ही ग्रुप में दिखाई दे रहे थे।
क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहते हैं, यानी बताया। आवर्त में तत्वों को प्रमाण भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार रखा गया कि समान गुणों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर खाने में आ जाएं। तत्वों के इस वर्गीकरण को आवर्ती वर्गीकरण कहा गया। सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने प्रमाण भारों के क्रम की अपेक्षा इस बात पर अधिक बल दिया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग अथवा कॉलम में स्थित हों। इस कारण 4 स्थानों पर अधिक प्रमाण भार वाले तत्व कम प्रमाण भार वाले तत्व से पहले आते हैं। इसमें उन्होंने सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा कि जिन तत्वों की खोज उस समय नहीं हुई थी उसके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया और ये भविष्यवाणी भी की कि भविष्य में तत्व जब खोजे जाएंगे तो इन स्थानों पर उन्हें रखा जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण या लाभ या उपयोगिता की बात की जाए तो पहला उपयोगिता इसमें आवर्त सारणी से तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया। दूसरा था नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता मिली। तीसरा, किसी उपवर्ग के समान लक्षणों के अध्ययन से उस उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। विभिन्न तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित होता है और उनमें विभेद भी होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के प्रमाण भारों का संशोधन किया जा सकता है तथा प्रमाण भार निर्धारित किए जा सकते हैं। आवर्त सारणी से तत्वों की संयोजकता का संशोधन किया जा सकता है तथा संयोजकता भी निकाली जा सकती है। इससे नए तत्वों की खोज की जा सकती है। मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी में कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति नए तत्वों की खोज से हुई जिसमें स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम आदि आते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष। नंबर 1, तत्वों का क्रम बढ़ते प्रमाण भार के अनुसार न होना। जैसे आर्गन का प्रमाण भार 39.4 तथा पोटेशियम का प्रमाण भार 39.1 है। कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट का प्रमाण भार 58.94 है तथा निकिल का प्रमाण भार 58.96 है। जिसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को पहले रखा गया था इन कंपेरिजन टू निकिल, अर्थात मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी बनी थी वो तत्वों के प्रमाण भारों के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखी गई थी। लेकिन उन्होंने बाद में क्या आवर्त सारणी को बनाते समय कहीं कहीं इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कम प्रमाण भार वाले तत्व को बाद में तथा अधिक प्रमाण भार वाले तत्व को पहले रख दिया, अर्थात अपने ही नियमों की अनदेखी इसमें होने लगी, अर्थात इसकी डिमेरिट हो गई। समस्थानिकों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने, यानी समस्थानिकों के लिए एक स्थान नहीं दिए गए। जैसे मान लिया गया एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 1 यानी कि हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3, अर्थात हाइड्रोजन का प्रमाण भार 1, प्रमाण भार 2, प्रमाण भार 3। तो इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया, जबकि उसे अलग अलग रखना चाहिए 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि अलग अलग, यानी प्रमाण भारों के बढ़ते हुए क्रम में तो हाइड्रोजन 1 को एक जगह, हाइड्रोजन 2 को दूसरी जगह, तीसरी जगह पर हाइड्रोजन 3 को रखना चाहिए। तो इस तरह का कोई प्रबंध उन्होंने नहीं किया। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, यानी कि उसे कहाँ रखा जाए, हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों के साथ रखा जाए या क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाए, इसको भी उसके बारे में भी उन्होंने कोई विस्तार से चर्चा नहीं किया। हालांकि ये चीज़ें अभी भी एक तरह की डिमेरिट है, वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी ये डिमेरिट है, इसका हल अभी नहीं निकल पाया है। उसी तरह से आगे बात की जाए, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, जैसे अधिक सक्रिय धातुओं को कम सक्रिय धातुओं के साथ रखना। क्षारीय धातुओं के साथ में, यानी क्षारीय धातुओं में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, क्षारीय धातुओं के साथ साथ में इन्होंने वहाँ पर कह सकते हैं कापर, सिल्वर, गोल्ड को, यानी कि अधिक सक्रिय धातुओं के साथ साथ कम सक्रिय धातुओं को भी वहाँ पर रख दिया गया। उसी तरह से यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं के साथ में, क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
स्ट्रांशियम के साथ में बात की जाए तो बेरियम और स्ट्रांशियम के साथ में हम यहाँ कर सकते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको भी उन्होंने वहाँ पर रख दिया, अर्थात अधिक सक्रिय धातुओं के साथ कम सक्रिय धातुओं को भी रखा इन्होंने। अगले बात की जाए अक्रिय गैस तत्वों को हाइड्रोजन वहाँ पर आवर्त सारणी में कोई स्थान न दिया जाना, कुछ असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। जैसे कुछ असमान गुणों वाले तत्वों की बात की जाए तो एक ही समूह में स्थान दे दिया गया, जैसे सिक्का धातुओं को क्षारीय मृदा धातुओं, सिक्का धातुओं यानी सिक्का धातुओं में जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तथा क्षारीय धातु के अंतर्गत आती हैं, यानी कि उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। इसी तरह से और भी बात की जाए तो समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना। जैसे बात की जाए प्लेटिनम, गोल्ड की बात की, यानी कि गोल्ड लगभग समान होते हैं तो एक ही साथ रखना चाहिए था, लेकिन अलग अलग रखा गया। तो इसके दोष थे, प्रमुख दोष थे इस सारणी के। इन्हीं प्रमुख दोषों को दूर करने के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करना आवश्यक हो गया, और संशोधन करने के पश्चात मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई और आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। धन्यवाद।